Hello students, very good morning to all of you. I am Guru Dutt Sharma, Vice Principal, Kendriya Vidyalaya Sector 8, Rohini. I welcome you all once again in today's class of Physics, Chapter Electrostatics. Come on, join fast. प्यारे बच्चों, I hope that you are doing your work regularly. You are making proper notes. बेटा मैंने पहली क्लास में आपको फर्स्ट डे बताया था कि फिजिक्स को पढ़ने का एक ही मंत्र है, दैट यू डू योर वर्क रेगुलरली, डेली. कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन रखना है. उसके अलावा कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे. फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, ठीक है, ग्राफ बनाने हैं, डायग्राम्स, डेरिवेशंस, उनकी प्रैक्टिस आपको रेगुलर करनी पड़ेगी. अगर आप छोड़ देंगे प्रैक्टिस, डेली नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे. ठीक है, कुछ भी याद रहने वाला नहीं है. तो जो भी हम नॉलेज गेन करते हैं, सबसे जरूरी होता है कि हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन में यूज कर पाए. जब उसकी जरूरत पड़े हम उसको कर पाए. ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बार बार बोलता रहता हूं कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है आप लोग प्लीज सेम डे करें. ठीक है, तो इसके लिए आपको लर्निंग में एंगेज करने के लिए आज से आपको इस वीडियो के जो इसका टाइटल होगा वहां पे एक लिंक मिलेगा. ठीक है, उस लिंक में जो भी टॉपिक आज पढ़ाया जाएगा उसके ऊपर एक छोटा सा असाइनमेंट होगा, जो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे प्यारे बच्चे सभी उसको जरूर करेंगे और कर लेंगे. ठीक है, स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आस्क ऑन द नेक्स्ट डे ऑल्सो. ठीक है बच्चों, तो जो भी हम पढ़ेंगे उसके ऊपर एक छोटा सा असाइनमेंट करेंगे 10 to 15 मार्क्स का, वो डेली होगा. ठीक है, एंड यू कैन फाइंड द लिंक ऑफ दैट असाइनमेंट इन द टाइटल ऑफ दिस वीडियो. ठीक है, आफ्टर द वीडियो इज ओवर. तो वहां से आप लोग उस लिंक को क्लिक करेंगे एंड दैट लिंक, जो आपका टेस्ट है वो छोटा सा ओपन हो जाएगा. टेस्ट मत समझिए इसको, जस्ट ये खुद को असेस करने के लिए है कि हमने क्या सीखा. ठीक है, बस हमें पता लगता रहेगा. किसी से किसी का कोई कंपैरिजन नहीं है बच्चों. हर कोई इंसान अपने लिए सीख रहा है. ठीक है, दूसरों से कंपेयर नहीं करना है. बस रेस में क्या होता है, कोई पीछे होता है, कोई आगे होता है, मगर ये मत सोचो कि आगे वाला हमेशा आगे ही रहेगा. ठीक है, और पीछे वाला पीछे ही रहेगा. अगर पीछे वाला लगातार दौड़ता रहा और बाद में उसने तेज दौड़ना सीख लिया तो वो कभी भी आगे निकल जाएगा. ठीक है ना, खरगोश वाली कहानी सुनी होगी आपने. और तेज दौड़ने वाला अगर वो कॉम्प्लेसेंट हो गया, लेजी हो गया, सो गया, तो पीछे रह जाएगा. तो बच्चों जरूरत है आज के युग में लगातार दौड़ने की और फास्ट दौड़ने की. ठीक है बच्चों, तो जो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, वो वाला टाइम बेटा जा चुका है. ये थोड़ा सा कंपटीशन का जमाना है, मगर कोई चिंता की बात नहीं है. बट क्या करना है, लगातार लगे रहना है, चाहे थोड़ा थोड़ा लगे रहना है, और धीरे धीरे आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी. ठीक है, तो आप लोग जो भी आपको मैं असाइनमेंट डेली दूंगा वही सिंपल असाइनमेंट होगा, कोई कंपैरिजन नहीं है. जस्ट आपको करके देखना है. मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस असाइनमेंट. ठीक है, आपको क्वेश्चन पक्का आएंगे बेटा. ठीक है, तो आप कोई कॉपी बनाएंगे और उसमें वो डेली असाइनमेंट डेट के साथ आप उसको करेंगे. ठीक है, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट डे यू विल गेट द आंसर की ऑफ दैट असाइनमेंट. जो लिंक मिलेगा आपको नेक्स्ट डे, कल वाली वीडियो में आज के असाइनमेंट का आपको लिंक भी मिलेगा. आज के असाइनमेंट की जो आंसर की होगी वो आपको वहां पे मिल जाएगी. ठीक है, तो आप अपना खुद का जो असेसमेंट है वो कर सकते हैं कि मैंने क्या सीखा. तो आप खुद को चेक करेंगे, उसमें मार्किंग होगी प्रॉपर, आपको मार्क्स दिए होंगे. ठीक है, तो उस आंसर की अकॉर्डिंग अपने को चेक करना है, खुद को चेक करना है, और एक प्रॉपर ना रिकॉर्ड बनाना है अपना. एक इंडेक्स बना लेना, वहां पे डेट डालना सबसे पहले. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल पुट डेट. ठीक है, फिर यहां पे लिखेंगे आप टॉपिक, किस टॉपिक का असाइनमेंट था. ठीक है बच्चों, फिर यहां पे लिखेंगे मैक्सिमम मार्क्स, और यहां पे आप लिखेंगे मार्क्स स्कोर्ड, कि आपके मार्क्स कितने आए. ठीक है, और जितने भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको बता रहा हूं. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके मार्क्स 10 में से 5 आए, 2 आए, 0 भी आए. फर्क इस बात से पड़ता है बच्चों कि आपने मेहनत की थी कि नहीं की थी. आपने उस जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाया उसको समझने की कोशिश की क्या आपने खुद से सेल्फ स्टडी की और उसके बाद उस टेस्ट को अटेम्प्ट किया. ठीक है, उसके बाद भी अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो घबराइए मत. ठीक है, बट ये ध्यान रखना है, खुद पे विश्वास करना है कि मेरे चाहे 0 भी आएंगे
मैं रिपोर्ट करूंगा कि मेरे इतने आए, मैं रिकॉर्ड करूंगा यहाँ पे, ठीक है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर मेरे साथ आप चलेंगे तो आज आपके 0 आएंगे, तो आज आने वाले टाइम में 10 में से 10 भी आएंगे, 20 में से 20 भी आएंगे, ठीक है, बशर्ते आप डेली करेंगे, ठीक है, और अपनी गलतियों को पहचानेंगे। इस असेसमेंट का, इस असाइनमेंट का सिर्फ एक ही पर्पज है कि आपको अपनी गलतियां, मिस्टेक्स पता लग जाएं, ठीक है, ताकि जब मेन प्लेटफॉर्म आए आपका बोर्ड एग्जाम कोई भी, तो वहां पर आप उन गलतियों को रिपीट ना करें, ठीक है। चलिए, तो आज से एक असाइनमेंट आपको मिलेगा वीडियो के टाइटल में, और उसके साथ नेक्स्ट डे उसका लिंक मिलेगा आंसर की का, ओके। तो नेक्स्ट डे आप उसको चेक कर सकेंगे, ठीक है। मगर आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी कॉपी में एक अलग से कॉपी बनाएंगे, असाइनमेंट कॉपी, जहां पे आप डेली ये 4 चीजें ये नोट करेंगे इंडेक्स पे, ठीक है। जो आप जिस कॉपी में उस टेस्ट को करेंगे उसके पहले 2-3 पेज आप छोड़ देंगे और वहां पर ये 4 चीजें लिखेंगे, डेट, योर टॉपिक, मैक्सिमम मार्क्स एंड द मार्क्स यू स्कोर्ड, ठीक है। चाहे वो 0 आए, 1 आए, 2 आए, वो आपको लिखना है। सबसे पहले इंसान को खुद से जीतना होता है, ठीक है। सबसे पहले आप खुद को विश्वास दिलाओ कि मेरे जितने भी मार्क्स आएंगे मैं खुद को रिपोर्ट करूंगा। जब आप खुद से सच नहीं बोलेंगे तो दूसरों से क्या बोलेंगे, ठीक है। तो पहले अपने अंदर झांकना है और जितने भी मार्क्स आए रिपोर्ट करना है। अगली बार मेहनत करेंगे तो अच्छे भी आएंगे, ठीक है। किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है, बस खुद को बताओ कि मेरे इतने आए हैं, ठीक है। और जब आप इंप्रूवमेंट देखेंगे आने वाली क्लासेस में तो आपको खुद ही अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए, लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास विद टुडेज टॉपिक, और टुडेज टॉपिक इज कूलम्स लॉ, ओके। बच्चों, इस लॉ के बारे में हल्का सा आइडिया आपको 10th क्लास में भी मिला होगा, ठीक है। 10th क्लास में आपका चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यहां पे भी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो आपने चार्ज के बारे में पढ़ा। एंड द मोस्ट एंड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है बच्चों। दैट मीन्स कि चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, ठीक है। अगर कोई भी 2 चार्ज बॉडी है तो उनके बीच में फोर्स लगता है, और उस फोर्स को बच्चों हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये कब लगता है? व्हेन 2 चार्जेस आर एट रेस्ट एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। इस फोर्स का बच्चों एक और नाम भी है, कूलाम्ब फोर्स। कूलाम्ब फोर्स भी इसको कहते हैं। एक साइंटिस्ट था चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलाम्ब, उसके नाम पर इस फोर्स का नाम रखा गया कूलाम्ब फोर्स, ठीक है। अच्छा, एक लॉ आपने 11th में भी पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये लॉ बिल्कुल उससे कुछ मिलता जुलता सा है, ठीक है, अगर आपको याद है, ठीक है, याद है वो लॉ? क्या था लॉ? द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन एनी 2 बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, था ना, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उसके बाद बच्चों फॉर्मूला आता था Gm1 m2 by r²। ये हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, ठीक है, जिससे हम क्या निकालते थे? कोई भी 2 मास वाली बॉडी है, जिनके अंदर भी मास है, उनके बीच का हम फोर्स, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हम इससे निकाल लेते थे, ठीक है। नाउ आज हम पढ़ रहे हैं कूलम्ब्स लॉ, ठीक है बच्चों। तो जो चार्जेस है उनके बीच में भी एक फोर्स लगता है, जिसका मैंने नाम बताया, क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब मान लो एक चार्ज है इलेक्ट्रॉन और दूसरा चार्ज है प्रोटॉन। प्रोटॉन पे चार्ज होता है +E, इलेक्ट्रॉन पे -E, ठीक है। अब ये क्योंकि 2 चार्ज है और कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं, r डिस्टेंस है इनके बीच में, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा बच्चों कौन सा होगा? चार्ज के बीच में फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब क्या होता है, जो चार्ज बॉडी है उसका मास भी तो हो सकता है। क्या इलेक्ट्रॉन का मास नहीं होता? होता है। प्रोटॉन का मास नहीं होता? होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मास भी होते हैं, और अगर 2 बॉडीज के अंदर मास है, ठीक है, तो और कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं, तो उनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है? ये भी लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्योंकि चार्ज बॉडी है, तो चार्ज बॉडी के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में दोनों टाइप का फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगता है। एंड इन योर 11th क्लास आपने बच्चों पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत बड़ा होता है, पढ़ा था ना। आज हम देखेंगे, उसको करके देखेंगे क्या वास्तव में बड़ा होता है, हम उस वैल्यू को निकाल के देखेंगे, मेजर करेंगे, ठीक है।
और फिर देखेंगे क्या सच बोल रहे थे 11th वाले। ठीक है, चलिए। तो बच्चों साइंटिस्ट जो कूलम था, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम, ये जो साइंटिस्ट है इसने क्या किया, जो कूलम फोर्स है, दो चार्जेस के बीच का फोर्स, उसको मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला दिया। ठीक है, जिस फॉर्मूले को बच्चों हम बोलते हैं कूलम्स लॉ। क्या कहते हैं? कूलम्स लॉ। ठीक है, तो जैसे आपने पढ़ा कि लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो अगर वो अट्रैक्ट कर सकते हैं, चार्जेस रिपेल कर सकते हैं, दैट मींस कि उनके बीच में फोर्स है। तो उस फोर्स को फिजिक्स में, फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, हम कोई भी चीज की जब बात करते हैं तो मेजरमेंट की बात जरूर करते हैं। एंड मेजरमेंट भी कैसी होनी चाहिए? एक्यूरेट मेजरमेंट। ठीक है, तो फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट एंड फिजिक्स इज द साइंस ऑफ एक्यूरेसी, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर हम बोलेंगे तो उसको मेजर भी करने की जरूरत पड़ेगी हमें। तो वी हैव सपोज टू चार्जेस Q1 एंड Q2, और वो कितना डिस्टेंस पे रखे हैं? मान लो R, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? R है। ठीक है, तो कूलम्स लॉ कहता है कि आप इनके बीच में जो फोर्स होता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट यू कैन फाइंड। कूलम कह रहा है कि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब कूलम ने कह दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, दैट मींस अब हमें उसे मेजर भी करना पड़ेगा, बिकॉज फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। तो चलिए मेजर करते हैं। तो कूलम कहता है बच्चों कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, लेट अस कॉल इट Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस। ठीक है, और चार्जेस भी कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्जेस। कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्जेस। अभी मैं आपको बताऊंगा कि पॉइंट चार्ज क्या होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। पहले वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड चार्ज का मैग्नीट्यूड। बच्चों जैसे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस होता है, ठीक ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ, गुणा होती है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, चार्जेस के मैग्नीट्यूड की गुणा के प्रोपोर्शनल होता है, नंबर 1। एंड दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। देखो दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस r है, तो उसका स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये समझते हो ना आप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। हम इसको पढ़ेंगे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अगर हम इसको डायरेक्टली पढ़ेंगे तो बच्चों इसको 1/r स्क्वायर बोलना पड़ेगा। अगर इसको हम इनवर्सली पढ़ेंगे तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, कंबाइनिंग 1 and 2, कंबाइनिंग 1 and 2, so we can write electrostatic force proportional to mod q1 mod q2 by r square। ठीक है बच्चों, और इसको हटाने के लिए हम यहां पे लगा देते हैं कांस्टेंट। ठीक है, उस कांस्टेंट की बच्चों वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट mod q1 mod q2 by r स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बच्चों याद रखना है आपको। ठीक है, जैसे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में एक कांस्टेंट होता है यहाँ पे g, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, ऐसे यहां पर हम जो कांस्टेंट यूज करते हैं वो ये यूज करते हैं। क्या है ये? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसकी वैल्यू अगर हम SI यूनिट्स में बात करें, अगर हम फोर्स को न्यूटन में मेजर करें, डिस्टेंस को मीटर में मेजर करें, चार्ज को कूलम में मेजर करें, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है बच्चों 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये इस कांस्टेंट की वैल्यू है। और ये जो बना हुआ है, ये ऐसा, ये सिंबल आप शायद पहली बार देख रहे होंगे। ये जो सिंबल है, पहले हमें कैसे बनाना है? सी बनाएंगे हम पहले, सी, और सी बना के ऐसे हल्का सा कट कर देंगे, और फिर यहां पे एक जीरो बनाएंगे नीचे सबस्क्रिप्ट में। ठीक है, वी कॉल इट एप्सिलॉन नॉट। कैसे लिखते हैं? EPSILON, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, इस कांस्टेंट का नाम है, इसको सिंबल है, ये एक सिंबल है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसको बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, VACWM।
ठीक है, वैक्यूम की स्पेलिंग ये होती है, देख लो आप में से किस किस को याद है, VACWM। मैं गारंटी देता हूं बहुत सारे बच्चों को गलत बता रहे होगे। दिस इज द राइट स्पेलिंग ऑफ वैक्यूम। तो बच्चों एप्सिलॉन नॉट क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और ये भी एक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 8.85 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट बच्चों याद रखना है, ये वैल्यू भी आप याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कितनी होती है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यस, एब्सोल्यूट परमिटिविटी बेटा। सागर सहरावत, यू आर राइट। शिप्रा गुप्ता, बेटा ये नियरली इक्वल होती है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड वैक्यूम, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली उसका जो वैल्यू है हम यहां पे यही लेते हैं, सेम 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ओके, ठीक है बेटा शिप्रा। तो यहां पे ये जो फॉर्मूला है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन R स्क्वायर। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है, ठीक है। इस फॉर्मूले को लर्न करना है और यहां से आप, मैंने आपको जो यूनिट बताया एप्सिलॉन नॉट का, ये वाला, ये यूनिट बच्चों आप यहां से बना भी सकते हो। देखो कैसे, एप्सिलॉन नॉट को अगर मैं इधर ले आऊं और फोर्स को मैं नीचे ले जाऊं तो एप्सिलॉन नॉट विल बिकम इक्वल टू 1/4 पाई F मॉड Q1 मॉड Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब, तो कूलम्ब इंटू कूलम्ब, इट विल बिकम कूलम्ब स्क्वायर। डिवाइड में बच्चों फोर्स है तो न्यूटन अपॉन ये मीटर है डिस्टेंस तो मीटर स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा ये कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह से आप एप्सिलॉन नॉट का यूनिट भी बना सकते हैं, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में बच्चों इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी कभी कभी निकालने के लिए आ जाता है कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो दैट आल्सो यू कैन फाइंड। वो कैसे निकाल सकते हैं, देखो मैं आपको बताता हूं। आपको पता होना चाहिए बच्चों करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। या आपने 11th में, सॉरी 10th क्लास में पढ़ा था, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो यहां से चार्ज क्या हो जाएगा, करंट इंटू टाइम, ओके। तो अगर मैं चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहूं तो करंट के लिए हम बच्चों A यूज करते हैं और T के लिए, टाइम के लिए T यूज करते हैं, ठीक है। तो करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है A इंटू, सॉरी चार्ज का क्या होता है A इंटू टी, ओके। अब मान लो एक काम करते हैं, हमें एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है। तो पहले किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने के लिए हमें उसका क्या पता होना चाहिए, यूनिट पता होना चाहिए। तो इसका यूनिट क्या है एप्सिलॉन नॉट का, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कूलम्ब के लिए हम देखो क्या लिखेंगे, चलिए यहां पे बना देता हूं, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट का बच्चों यूनिट है। अब मुझे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है, ओके। तो कूलम्ब की जगह हम लिखेंगे AT, क्योंकि कूलम्ब में क्या नापते हैं हम, चार्ज नापते हैं। तो AT तो हो जाएगा बच्चों A स्क्वायर T स्क्वायर, ओके, ठीक है। उसके बाद न्यूटन क्या है, फोर्स है, ठीक है, न्यूटन के लिए फोर्स है। एंड यू नो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, सबको याद होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। क्या होता है, MLT-2। ये आपने पढ़ा था बच्चों 11th क्लास में। न्यूटन के लिए लिखेंगे MLT-2 और ऊपर क्या है, -1 पावर है, ठीक है। और मीटर में हम क्या नापते हैं, लेंथ नापते हैं, तो लेंथ की -2 हो जाएगी, ठीक है। तो बताओ ये क्या बन जाएगा, m की पावर हो जाएगी -1, ठीक है। यहां से m टू द पावर -1। अब देखो यहां से l टू द पावर -1, l टू द पावर -2, तो बच्चों l की पावर बन जाएगी -3 और t की पावर हो जाएगी स्क्वायर, और ये बच्चों a स्क्वायर, ठीक है। सो m-1 l-3 t की पावर, देखो ये यहां से ये माइनस की पावर माइनस प्लस हो गया तो t की पावर 4 हो जाएगी बच्चों, यहां पे t4, m-1 l-3 t4 a स्क्वायर। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। और बच्चों ये कई बार कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है, ठीक है।
चलिए बताइए, निकालना आ गया आपको सबको? वेरी गुड, ये किसी बच्चे ने निकाल दिया मुझसे पहले। लेट मी सी कौन है ये सागर सहरावत। वेरी गुड बेटा, वेल डन। और ये क्वेश्चन आ रहा है मेरे लिए तुलसी पाल की तरफ से कि इज इट चेंज इन डिफरेंट मीडियम्स। यस बेटा, अभी बताएंगे इसके बारे में कि मीडियम का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अभी हमने स्टार्ट किया है कूलम्स लॉ, अभी जस्ट आपको बेसिक्स बताए हैं। ठीक है, तो पहले जब भी आप कूलम्स लॉ डिफाइन करेंगे तो आपको याद रखना है, इस तरह लिखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये फॉर्मूला आपको बनाना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला हो गया कूलम्स लॉ का। मगर पेपर में जब आपसे पूछेगा तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि राइट द फार्मूला ऑफ कूलम्स लॉ। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ कूलम्स लॉ। ओके, बट आपसे पूछी जाएगी स्टेटमेंट, स्टेट कूलम्स लॉ। ठीक है, तो स्टेटमेंट का मतलब बच्चों लैंग्वेज फॉर्म में आपको कूलम्स लॉ को डिफाइन करना है, स्टेट करना है। ठीक है, लैंग्वेज फॉर्म में। तो वो कैसे लिखेंगे? सेम यही चीज जो मैंने अभी यहां पे लिखी है, इसको स्टेट करेंगे। स्टेटमेंट कैसे होगी? देखो, स्टेटमेंट तो कूलम्स लॉ कहता है कौन सा फोर्स की बात करते हैं कूलम्स लॉ में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, कूलम फोर्स। तो हम लिखेंगे कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में निकालते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। बच्चों इसको अंडरलाइन करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to product of their magnitudes, ये ऐसे लिखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड इट इज इनवर्सली proportional to the square, inversely proportional to the square of distance between them। बच्चों इस तरह से आपको कूलम्स लॉ को स्टेट करना पड़ेगा। तो जब आपसे स्टेटमेंट पूछी जाए तो आपको एग्जैक्ट स्टेटमेंट इस तरह से लिखनी है। अगर कोई बच्चा कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट आपसे पूछी गई है और वहां पर आप ये फॉर्मूला लिख के छोड़ के आ जाएंगे तो यू विल नॉट गेट मार्क्स। हाफ मार्क्स शायद आपको टीचर को दया आ जाए तो दे दे आपको, और फिर आप बोलोगे मेरे मार्क्स काट लिए। मैं पहले ही बताता रहता हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही ब्लेम करते रहते हैं। तो ये आप जब आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में तो आप एक्शन वर्ब देखिए कि हमसे पूछा क्या गया है। ठीक है, पूछा कुछ जाता है, आप आंसर कुछ दे रहे होते हो। ठीक है, आपने घर पे पढ़ा होता है और आप सोचते हो आज मैं सारा जाके कॉपी पे उड़ेल दूंगा, बता दूंगा जो मैंने आज सब कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन में सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछा गया है। स्टेट है तो स्टेटमेंट ही लिखनी है, ये इस तरह से। ठीक है, स्टेटमेंट लिखने के बाद आप फॉर्मूला लिखेंगे ये वाला, तो आप ये चीजें भी लिख सकते हैं इस तरह करके, मगर पहले स्टेटमेंट आएगी। ठीक है, सो दिस इज कूलम्स लॉ। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं अब। ठीक है बच्चों, तो मैंने एक पॉइंट आपको बताया यहाँ पे कि कूलम्स लॉ है जो, इससे हम क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं। ठीक है, दूसरा ये किसके लिए एप्लीकेबल है? इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। ठीक है, अब ये पॉइंट चार्ज क्या है? आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये पॉइंट चार्ज बोल रहे हैं, व्हाट इज पॉइंट चार्ज? ठीक है, देखो पॉइंट चार्ज क्या होता है। सपोज वी हैव टू चार्जेस, दो स्फीयर्स है मान लो हमारे ऊपर, एक ये स्फीयर है और एक ये स्फीयर है। ठीक है, और मान लो इनके जो सेंटर्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है, लेट अस सपोज यहां से लेके यहां तक, सपोज ये कैपिटल आर है यहां से यहां तक। ठीक है, और दोनों स्फीयर्स की जो रेडियस है, इसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल आर मान लो, इसकी रेडियस भी क्या है? स्मॉल आर, या इसकी R1 मान लो और इसकी R2 मान लो। इस तरह मान सकते हैं, दो स्फीयर्स हैं, इसकी R1 और इसकी R2, और इन दोनों स्फीयर्स के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस क्या है? कैपिटल आर। ठीक है बच्चों, जब और इनके ऊपर चार्ज है लाइक दिस,
ये दो स्फीयर्स हैं, दे आर हैविंग सम चार्ज, ठीक है। तो इनके बीच में, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज है, तो इनके बीच में क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, कूलाम्ब फोर्स है कि नहीं। अगर इनके अंदर मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, बट यहां पे अभी हम कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं। सो देयर विल बी सम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, लगेगा, ओके। मगर कूलम्ब्स लॉ कहता है कि आप वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए जो कूलम्ब का फॉर्मूला है वो तभी आप अप्लाई कर सकते हो अगर ये दोनों चार्जेस पॉइंट चार्ज हो, ठीक है। अब व्हाट इज पॉइंट चार्ज, देखिए तो बच्चों, अगर ये दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है कैपिटल आर, इफ इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R1 एंड इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R2, कहने का मतलब दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जो है वो इनके खुद की जो रेडियस है, इनका खुद का जो साइज है उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो ये डिस्टेंस तो हो मीटर में, ये मीटर में हो और ये किस में हो, मिलीमीटर में, माइक्रोमीटर में, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर हम स्फीयर का खुद के साइज को उनके बीच के डिस्टेंस के कंपैरिजन में अगर नेग्लेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, तो जब भी आपको कूलम्ब्स लॉ का क्वेश्चन दिया होगा, इस टाइप के दो स्फीयर्स दिए होंगे, तो वहां पे आप ध्यान से देखना, आपको एक लाइन लिखी मिलेगी कि द साइज ऑफ द स्फीयर्स कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। अगर स्फीयर के साइज को हम उनके डिस्टेंस के कंपैरिजन में, स्फीयर का साइज का मतलब बच्चों उसका डायमीटर, उसकी रेडियस, ठीक है, तो अगर ये जो रेडियस है ये बहुत स्मॉल है, ठीक है, तो इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में अगर स्फीयर की खुद की रेडियस बहुत स्मॉल है, तो इस केस में हम ये मान सकते हैं कि ये जो चार्ज है स्फीयर, इट इज जस्ट लाइक ए पॉइंट। ये आपको कैसा दिखाई देगा, पॉइंट जैसा दिखाई देगा, ठीक है। मान लो ये 100 सेंटीमीटर है और ये मान लो 2 मिलीमीटर है, तो कहां 100 सेंटीमीटर, कहां 2 मिलीमीटर, बहुत स्मॉल हो जाएगा ना इन दैट केस। तो इन दैट केस दीज स्फीयर्स विल बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज, ओके ओके। तो पॉइंट चार्ज की बात कब होगी, व्हेन एनी टू चार्जेस आर सेड टू बी पॉइंट चार्जेस। कोई भी दो पॉइंट चार्ज, कोई भी दो चार्जेस पॉइंट चार्ज कब कहे जाएंगे, इफ द साइज ऑफ द स्फीयर्स, साइज ऑफ द स्फीयर्स यानी कि उनकी जो रेडियस है, कैन बी, साइज ऑफ द स्फीयर आप कह सकते हो, और यू कैन से साइज ऑफ द चार्ज बॉडी, if more appropriate to say size of the charged body can be, charged bodies can be neglected as compared to the distance between them, ठीक है बच्चों। अगर दो चार्ज बॉडी के साइज को अगर हम नेग्लेक्ट कर पा रहे हैं उनके बीच के डिस्टेंस के कंपैरिजन में, तो ऐसे चार्जेस क्या कहलाएंगे, पॉइंट चार्जेस, ठीक है बच्चों। तो कूलम्ब्स लॉ है, दैट इज एप्लीकेबल, दैट इज वैलिड। कूलम्ब का जो फार्मूला है उस फार्मूले को आप तभी लगा सकते हैं अगर क्वेश्चन में ये लाइन लिखी हो कि साइज ऑफ द स्फीयर कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है। बिकॉज कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो बच्चों यहां से हमने पढ़ लिया कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। अब जो हमारा कूलम्ब्स लॉ है उसकी बच्चों लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। तो देयर आर 2 लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। लिमिटेशंस का मतलब है कि हम कूलम्ब्स लॉ को कहां पे अप्लाई कर सकते हैं और कहां पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो कूलम्ब्स लॉ का फार्मूला है बच्चों, पहली लिमिटेशन यही है कि इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा बच्चों, कूलम्ब्स लॉ को हम अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट शुड नॉट बी वेरी वेरी स्मॉल। जैसे कि न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियर जो साइड होता है दैट इज कितना होता है, 10 to the power -14 मीटर। अगर दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस लेस देन 10 to the power -14 मीटर है, ये बहुत ही कम
यू नो डिस्टेंस होता है, न्यूक्लियस का जो साइज है 10⁻⁻14 मीटर के ऑर्डर का होता है। तो अगर दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस मान लो कितना है, 10⁻16 मीटर है, आर की जो वैल्यू थी, ये डिस्टेंस मान लो इतना है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे केसेस में भी आप कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज वेरी स्मॉल, इट इज लेस देन द साइज ऑफ द न्यूक्लियर डायमेंशन, तो न्यूक्लियस के साइज से भी अगर दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस न्यूक्लियस के साइज से भी कम है, दे आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो वहां पर भी बच्चों कूलम्स लॉ का जो फार्मूला है दैट विल नॉट गिव यू द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। चार्ज के बीच फोर्स तो फिर भी लगेगा, मगर कूलम्स लॉ से उसकी जो वैल्यू आएगी वो सही नहीं आएगी, ठीक है। तो कूलम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज वेरी स्मॉल, इट इज लेस देन द न्यूक्लियर डायमेंशन, ओके। अच्छा, एक पॉइंट तो ये हुआ। इट इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज वेरी लार्ज, जैसे किलोमीटर्स में, एक चार्ज यहां पे रखा है, एक तुम्हारे घर पे रखा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में भी हम कूलम्स लॉ वहां पे नहीं अप्लाई करेंगे। तो कूलम्स लॉ कहां अप्लाई करेंगे, मैंने आपको बताया, ठीक है, और कहां पे नहीं करेंगे। तो दो तीन पॉइंट मैंने आपको बताया कि पहला, कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, दूसरा, कूलम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल when the distance between two charges is very small, and it is also not applicable when the distance between two charges is very large, okay। चलिए अभी मैं देख लेता हूं किसी कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपकी तरफ से, लेट मी सी। शिप्रा गुप्ता इज आस्किंग, इज देयर एनी डेरिवेशन फॉर कूलम्स लॉ एज वेल। बेटा कोई डेरिवेशन नहीं है, नो डेरिवेशन रिक्वायर्ड, जस्ट मैंने आपको जो स्टेप्स बताए कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ठीक है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, बस वही आपको वैसे ही लिखना है, वही डेरिवेशन है, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं करना है, वेक्टर फॉर्म में अभी निकालेंगे कूलम्स लॉ, ठीक है, तो उसकी भी बात करेंगे वहां पे, अभी समझाएंगे आपको। फिलहाल आपको मैंने कूलम्स लॉ की हेल्प से दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसका मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया है, ठीक है। अभी देखिए, अभी मैं जरा सा आपको हल्का सा 11th क्लास की ओर ले जाता हूं, वहां पे आपने वेक्टर्स पढ़े थे, ठीक है, याद है आपको वेक्टर्स। चलिए देखिए, मान लो एक प्लेन है और यहां पर ये ओरिजिन है, और यहां पर एक ये पॉइंट है बच्चों A, और ये पॉइंट है B। अगर मैं इस पॉइंट A को ओरिजिन से मिला दूं ऐसे करके, सपोज ये वेक्टर है R1, ओके, इसको हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, OA, ये हो गया R1। ऐसे ही पॉइंट B का जो पोजीशन वेक्टर है बच्चों, ये हो गया OB, इसको हम कहेंगे R2, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर्स होते हैं, और अगर मैं A को B से मिला दूं इस तरह से, लाइक दिस, और एरो की डायरेक्शन में इस तरफ कर दूं, तो बच्चों जो AB होगा, AB क्या है, इट इज ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इट इज ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लेट मी फिल सम इंक इन इट, थोड़ा सा इसका इंक खत्म हो रहा है, मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा कम विजिबिलिटी आ रही होगी, इसको थोड़ा भर लेते हैं, तब तक आप और कुछ सोचिए, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है, ठीक है। ओके, ठीक है बच्चों। तो ये ए बी क्या है, इट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये हमने वहां पे पढ़ा था 11th क्लास में। और ए बी अगर हम यहां से देखें, ट्राइंगल लॉ को याद करें तो आपको याद होगा, ऐसे एक वेक्टर है, ऐसे वेक्टर है, तो फिर ये होता है रिजल्टेंट, ऐसे लिखते हैं। एंड इफ इट इज R1, सपोज इट इज R2, तो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है। तो बच्चों ट्राइंगल लॉ कहता है, इफ एनी टू वेक्टर्स जो है, इफ दे आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन सेम ऑर्डर, तो यहां से आपको याद होगा R1 वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, R2 वेक्टर, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बच्चों। और AB को हम लिख सकते थे यहां से R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, ठीक है। तो AB क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जिसकी डायरेक्शन किधर है,
ए से बी की तरफ, ठीक है। और बच्चों इस ए बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं R12, क्या लिख सकते हैं R12। इट इज ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम 1 से 2 की तरफ, ठीक है। तो ये हम कैसे निकालते हैं, फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R2 माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ओके। अगर हमें ए बी निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, इनिशियल पॉइंट हो गया ए, फाइनल पॉइंट इज बी, तो वी विल राइट ओ बी माइनस ओ ए, एंड व्हाट इज ओ बी, इट इज R2, एंड व्हाट इज ओ ए, इट इज R1, ठीक है। अगर बच्चों आपको बी ए निकालना पड़ जाए, बी ए, तो क्या लिखेंगे, फाइनल पॉइंट हो गया ए, तो वी विल राइट R1 माइनस R2, यानी कि ओ ए माइनस ओ बी, ओके। तो इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख सकते हैं किसी भी वेक्टर का। अभी मैं आपको बताऊंगा ये मैं क्यों निकाल रहा हूं। अभी हम कूलम्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। उसके लिए मैंने थोड़ी सी आपको ये जानकारी दी, आपको लिंक किया 11th से। अच्छा एक बात देखिए, सपोज कहीं पे लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाइड बाई आई कैप, और यू कैन से 5 मीटर मल्टीप्लाइड बाई आई कैप। ये एक डिस्टेंस है जो एक बॉडी ने कवर किया है। क्या मतलब है इस बात का, इसका मतलब है कि बॉडी ने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो बच्चों ये क्या है, मैग्नीट्यूड पार्ट है डिस्टेंस का, मैग्नीट्यूड कितना डिस्टेंस कवर किया 5 मीटर, और ये आई कैप क्या बता रहा है आपको, डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दूं यूनिट वेक्टर से, ठीक है, तो उससे मेरे को मिल जाती है कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मेरे को मिल गया ये। तो 5 मीटर बॉडी मूव कर रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अगर मैं यहां पे लिख दूं 5 मीटर मल्टीप्लाइड बाई माइनस आई कैप, तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी ने 5 मीटर मूव किया इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ओके। इफ आई राइट लाइक दिस 5 मीटर जे कैप, दैट मीन्स 5 मीटर डिस्टेंस मूव किया पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, ओके। एंड इफ आई राइट लाइक दिस 5 मीटर पर सेकेंड जे कैप, इसका मतलब क्या है कि बॉडी की वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, ये उसका मैग्नीट्यूड है बच्चों, ठीक है। और बॉडी किस तरफ मूव कर रही है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये मैग्नीट्यूड पार्ट होता है किसी भी वेक्टर का, और ये क्या होता है, डायरेक्शन पार्ट होता है। तो बच्चों वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। ओके तो बच्चों अभी मैंने आपको कूलम्स लॉ सिखाया, जिसकी हेल्प से हमने कूलम्स लॉ की हेल्प से दो चार्जेस के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है हमने उसका मैग्नीट्यूड निकालना सीखा। और उसका मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 मॉड Q2 बाई R स्क्वायर। ये हमने सीख लिया बच्चों। मगर इससे अभी क्या निकला, इससे केवल चार्ज का मैग्नीट्यूड ही तो निकला, डायरेक्शन तो अभी आई ही नहीं, ठीक है। अब हमें डायरेक्शन भी तो चाहिए, तभी तो बनेगा कंप्लीट फोर्स, ठीक है। बिकॉज फोर्स क्या है, वेक्टर है, तो फोर्स के पास क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होनी चाहिए, ठीक है। तभी बच्चों एग्जैक्ट फॉर्म बनेगी कूलम्स लॉ की। इसलिए हम बच्चों लिखते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म का मतलब सिर्फ यही है कि उस ऐसा फॉर्मूला बनाना है हमें जिसमें मैग्नीट्यूड पार्ट भी शो हो, ये वाला, और डायरेक्शन पार्ट भी शो हो जाए कि फोर्स किस तरफ लगेगा, ओके। चलिए देखते हैं। मान लो हमारे पास इस तरह से ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एंड देयर इज ए चार्ज Q1, सपोज ये पॉजिटिव है, एंड अनदर चार्ज Q2, ये भी पॉजिटिव है, ओके। मान लो इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर कितना है, R1 है, ठीक है, और इस वाले चार्ज का पोजीशन वेक्टर कितना है, R2 है, ठीक है बच्चों। तो अब क्या होगा, दोनों चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है। ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव, और ये इसको रिपेल करेगा, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले चार्ज पे फोर्स निकालूं, सेकंड चार्ज पे फोर्स निकालूं इसके कारण, तो उसको हम लिखेंगे बच्चों फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू
Q1। और अगर फोर्स ऑन फर्स्ट निकालूं, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा और ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, दोनों ही चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, तो उसको हम लिखेंगे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है बच्चों, F12 दिस इज फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब मजेदार बात यह है कि जो कूलम्स लॉ है बच्चों, इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है। याद है आपको क्या था? एवरी एक्शन क्रिएट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहां पे भी बच्चों क्या होगा, दोनों चार्जेस एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाएंगे। कैसा फोर्स लगाएंगे? इक्वल फोर्स लगाएंगे। और फोर्स कैसा होगा? अपोजिट होगा। ठीक है, क्योंकि जो ये कूलम्ब फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये म्यूचुअल फोर्स है बच्चों। इसके फार्मूले में दोनों चार्ज आते हैं, ध्यान से देखो, 1/4πε0 मॉड Q1 मॉड Q2। फॉर्मूले में दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड से बनता है। तो दोनों चार्जेस का जो फोर्स होगा, दोनों चार्ज एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करेंगे। इक्वल भी होगा और फोर्स अपोजिट भी होगा। ठीक है, तो इफ बोथ आर पॉजिटिव, तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा राइट की तरफ, और ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा लेफ्ट की तरफ। ठीक है, ओके। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई कर दूं आई कैप से, तो 5 तो हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गई डायरेक्शन। इसका मतलब आपको 5 मीटर मूव करना है एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई कर दूं आर कैप से, बच्चों ये कैप जिसके ऊपर होता है उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं, आपको याद होगा। और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। इसका फायदा सिर्फ यही है कि अगर किसी भी नंबर को हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर के साथ एक डायरेक्शन अटैच हो जाती है। जैसे कि मैंने अभी 5 को मल्टीप्लाई किया आई कैप से, तो इसका मतलब 5 के साथ डायरेक्शन जुड़ गई पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। 5 मीटर मूव करना है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई कर दूं आर कैप से, तो इसका मतलब है आपको 5 मीटर मूव करना है वेक्टर आर की डायरेक्शन में। जैसे कि अगर ये वेक्टर आर है मान लो, ठीक है, तो आर कैप क्या होगा? वेक्टर आर का यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो आपको 5 मीटर मूव करना है वेक्टर आर की डायरेक्शन में। अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई कर दूं ए कैप से, इसका मतलब क्या है कि आपको 5 मीटर मूव करना है वेक्टर ए की डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, एक डायरेक्शन अटैच हो जाती है। ठीक है, तो देखिए यहां पे अगर मैं कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, तो आपको पता है कि दोनों चार्जेस का जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा। जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही ये इस पे लगाएगा। मगर हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड भी लिखना है और डायरेक्शन भी लिखनी है। दोनों चीजें हमें लिखनी है। ठीक है, तो लिखते हैं, चलिए। तो पहले निकालते हैं फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। तो पहले मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड बच्चों क्या होता है? 1/4πε0 मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन, ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा बच्चों यहां से आपको यहां तक। ठीक है, यहां से यहां तक, और ये डिस्टेंस हम लेंगे क्योंकि हम निकाल रहे हैं 1 और 2 के बीच का फोर्स। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को हम यहां पे लिख सकते हैं ए बी। क्या लिख सकते हैं? ए बी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ए बी। और अभी मैंने आपको निकालना सिखाया था ए बी कैसे निकालते हैं, ओ बी माइनस ओ ए, फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। और फाइनल पॉइंट का क्या था बच्चों? R2 माइनस R1। तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? R2 माइनस R1। और शॉर्ट में बच्चों इसको हम लिख देते हैं R21, R21 वेक्टर। R2 माइनस R1 का मतलब होता है R21, सॉरी R12, R12, 1 से 2 की तरफ, 1 से ए बी जो वेक्टर है हमारा, ए बी, ए से बी की तरफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वी कैन राइट इट एज R12। ये बच्चों ए से बी की तरफ जो वेक्टर बनेगा इसको हम R12 कह सकते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड हो गया 1/4πε0 मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये तो केवल मैग्नीट्यूड पार्ट हो गया। अभी मेरे को चाहिए डायरेक्शन। तो डायरेक्शन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? यूनिट वेक्टर से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यूनिट वेक्टर से। तो यूनिट वेक्टर किसका लेना पड़ेगा? इसका, यानी कि R12 का कैप। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गई, और ये बन गया बच्चों फोर्स F21 वेक्टर फॉर्म में। दिस इज द फार्मूला ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेरी सिंपल। सिमिलरली इफ यू वांट टू राइट फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, इस वाले चार्ज पे फोर्स निकालना है इसके कारण, तो क्या करेंगे?
हम लिखेंगे पहले मैग्नीट्यूड पार्ट लिखेंगे 1/4πε0 मॉड q1 मॉड q2 अपॉन। अब बच्चों ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा, ठीक है, ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा। तो डिस्टेंस हम यहां पे लेंगे बी से ए की तरफ, तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा बी ए, और बी ए वेक्टर क्या होता है बच्चों, ये होता है फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ ए माइनस ओ बी, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं r1 माइनस r2, r1 माइनस r2, जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं r21, तो ये हो जाएगा r21 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो केवल मैग्नीट्यूड पार्ट हुआ, और डायरेक्शन अटैच करने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके यूनिट वेक्टर से, और यहां पे वेक्टर लगा देंगे। तो बच्चों ये जो फार्मूले बनाए मैंने आपके लिए, दीज आर द फार्मूले ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। बट घबराने की जरूरत नहीं है, ये हार्डली 1% ही चांसेस है कि वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ पूछा जाता है, ठीक है। बस आपको केवल क्या है, मैग्नीट्यूड का फार्मूला पता होना चाहिए कि क्या होता है, 1/4πε0 मॉड q1 मॉड q2 बाई r स्क्वायर, जिससे हम कूलम्स लॉ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और उसकी लिमिटेशंस जो मैंने आपको बताई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कूलम्स लॉ की क्या लिमिटेशंस है। फिर आपको मैंने बताया एप्सिलॉन नॉट क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसकी वैल्यू, उसका डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। अब जो कूलम्ब फोर्स होता है बच्चों, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये आपको मैं फटाफट शॉर्ट में बता देता हूं, ठीक है। देखो कूलम्ब फोर्स कैसा है, अब मैं आपको बता रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कूलम्ब फोर्स। पहला कि कूलम्ब फोर्स कैसा है बच्चों, इट मे बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि जो चार्ज हैं वो लाइक हैं कि अनलाइक हैं। लाइक चार्ज होंगे तो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। दूसरा बच्चों, कूलम्ब फोर्स कैसा फोर्स है, इट इज इनवर्स स्क्वायर फोर्स, इनवर्स स्क्वायर फोर्स, क्योंकि बच्चों कूलम्ब्स लॉ के फार्मूले में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। तीसरा, कूलम्ब फोर्स क्या करता है बच्चों, ओबे करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ को, इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जैसे कि मैं आपसे पूछता हूं, एक 1 माइक्रो कूलम्ब चार्ज है, 1 माइक्रो कूलम्ब, और दूसरा चार्ज है 100 माइक्रो कूलम्ब, एंड दे आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, तो बताओ कौन सा चार्ज ज्यादा फोर्स लगाएगा, इसका फोर्स ज्यादा होगा कि इसका, तो आंसर होगा कि दोनों का फोर्स बराबर होगा, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ जो है न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है, समझे। दोनों फोर्स एक दूसरे पे कैसा फोर्स लगाते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं। देन कूलम्ब फोर्स बच्चों म्यूचुअल फोर्स होता है। म्यूचुअल फोर्स का मतलब है कि इसके फॉर्मूले में दोनों ही चार्जेस आप देख सकते हैं आते हैं, ठीक है। एंड एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, इट इज मीडियम डिपेंडेंट। एक बच्ची पूछ रही थी, इसके बारे में डिटेल में बच्चों कल पढ़ेंगे कि कूलम्ब फोर्स मीडियम डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अगर दो सेम चार्जेस को हम वाटर में रख देंगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, आपने 11th में पढ़ा था। मगर कूलम्ब्स जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो मीडियम पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा, कूलम्ब फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। इसके बारे में आप आगे चल के थोड़ा और समझेंगे कि कूलम्ब फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। एंड बच्चों एक और लास्ट पॉइंट, इट इज सेंट्रल फोर्स, इट इज सेंट्रल फोर्स बिकॉज इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू चार्जेस, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं कूलम्ब फोर्स की, ये आपको याद रखनी है, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास में हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, उसकी स्टेटमेंट पढ़ी, कूलम्ब्स लॉ को स्टेट हमने करना सीखा, ठीक है, और कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ा। देन वी डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कूलम्ब फोर्स, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा भी सुन सकते हैं, और वीडियो के टाइटल में आपको एक लिंक मिलेगा जहां पर जाकर के आप कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। कल हम देखेंगे, ठीक है, और आपके कोई डाउट्स होंगे तो वो भी लेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।